वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं एस के वर्मा आप सबका ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अभी थोड़े समय के लिए आप सबको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्लासेस तो मैं दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है, बाएं हाथ से लिखेंगे तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू आएगा। आप लोग इतना मैनेज करिएगा, बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे, ठीक ना। भी चोट लग गई है आज दाहिने हाथ में, तो जिसकी वजह से अब राइट हैंड से तो लिख नहीं सकता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड की कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं है। फिर भी देखिए ऐसा लिखा हूँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी ये सारी बात, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू क्लास को कंटिन्यू रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास को रोक देना अब कम से कम 10 दिन 15 दिन तो लगेगा, तो ठीक नहीं है। इसलिए हमने यह डिसीजन लिया है कि क्लास चलाएँगे और रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे आपको। बस थोड़ा सा आप राइटिंग इशू को लेकर के मैनेज करिएगा, बाकी तो चलेगा, ठीक है। और अभी ये बोलना चाहूँगा कि सेफ्टी के ऊपर ही तो हम क्लास दे रहे थे, सब लोगों को सेफ्टी समझा रहे थे और हम खुद सेफ्टी नहीं कर पाए। तो हमारे यहाँ प्लांट में ना एक ब्रेकडाउन आ गया था, जिसमें हमें ये चोट लग गई। और भी हाथ भी ऊपर उठा के रखना है, ब्लीडिंग वगैरह ना होने लगे, लटकाना नहीं, तो इसलिए मैंने हाथ को ऐसे कर रखा है। तो प्लांट में एक शार्ट ब्लास्टिंग मशीन है, उस शार्ट ब्लास्टिंग मशीन में एक मोटर है और मोटर के थ्रू जो है वो कन्वेयर चलाया जाता है। तो कन्वेयर, अब क्या क्या चीज़ें, ये सब डिटेल तो बहुत नहीं समझा पाऊँगा आपको और कोई मतलब भी नहीं बताने का। मोटर है, मोटर से कन्वेयर चलता है और उस मोटर से बेल्ट लगी हुई है और बेल्ट से पुली जुड़ी हुई है। तो मोटर जो है क्या करती है, बेल्ट ड्राइव को चलाती है, यानी कि पुली को बेल्ट के थ्रू चलाती है। तो उसमें ब्रेकडाउन था, जिसमें कुछ साउंड एक्स्ट्रा एबनॉर्मल साउंड आ रहा था। उस एबनॉर्मल साउंड को सर्च कर रहे थे हम। उसी दौरान हमारा हाथ जो है वो बेल्ट और पुली के बीच में फंस गया और पुली के बीच से घूम करके ऐसे एक राउंड निकल गया, तो जिसमें से उंगलियां डैमेज हो गई हैं। तो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लास कंटिन्यू हम देंगे, बस थोड़ा सा राइटिंग को आप मैनेज करिएगा। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है फिजिकल हजार्ड यानी कि भौतिक खतरे और दूसरा केमिकल हजार्ड यानी कि रासायनिक खतरे, इन दोनों खतरों का अध्ययन कर लिया था। आज तीसरा खतरा क्या है उसको देखते हैं। यह है जैविक खतरे यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरे। तो जैविक खतरा क्या होता है, जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से जो खतरा होता है वह सब खतरा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक मिनट वेट करिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गई थी। तो बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक खतरा का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैविक खतरे में भी आपके 5 पॉइंट दिए हैं, जैसे भौतिक खतरे में 5 पॉइंट था और रासायनिक खतरे में 5 पॉइंट था, ऐसे ही जैविक खतरे में भी आपके 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, माने कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, बस वही सब है। पहला पॉइंट है आपका बैक्टीरिया हजार्ड, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम सब लोग सुने ही हो, कुछ बताना है नहीं इसमें। अब ज़्यादा बायोलॉजी तो पढ़ाना नहीं है आपको, बस काम भर की चीज़ें आपको समझना और आगे निकल चलना है। बैक्टीरिया हजार्ड, बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। पहला है कालरा, कालरा का दूसरा नाम है हैजा। कालरा तो सब लोग जानते होंगे, हैजा कुछ लोग सुने होंगे, तो इसलिए हमने लिख भी दिया है ब्रैकेट में हैजा। कालरा का दूसरा नाम हैजा, ठीक है। इसका एक नाम और होता है विसूचिका, ठीक है। कालरा या हैजा या विसूचिका, ये कॉमन बातें होती हैं, इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। भले बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इतना आपको जानना है। कालरा या हैजा या विसूचिका, इसे जो है एशियाई महामारी के रूप में जाना जाता है। एशियाई मतलब एशिया, जैसे 6-7 कॉन्टिनेंट है ना अपने टोटल, तो एशिया महाद्वीप की महामारी के रूप में इसे जाना जाता है। एक समय था ये महामारी का रूप लिया था, बहुत पहले की बात है। तो फिलहाल अब तो इन सब की दवाइयाँ हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है,
उल्टी और दस्त इसके लक्षण हैं। उल्टी होगी, दस्त होगा। ठीक, क्यों होता है? दूषित भोजन करने से, गंदा पानी पीने से। ठीक है, और गर्मियों में खास तौर से होता है, क्योंकि भोजन गर्मियों में जल्दी दूषित हो जाता है। तो दूषित भोजन और गंदा पानी पीने से यह बीमारी फैलती है। और यहाँ पर आपको व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत इसको बताने का तात्पर्य यह है कि फैक्ट्री वगैरह में भी कैंटीन होती हैं, पेयजल की व्यवस्था होती है। तो पेयजल के लिए आरओ वगैरह होना चाहिए और प्रॉपर उसकी क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए। जब आरओ नहीं हुआ करते थे पहले, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर डलवाते थे लोग कुआं में, या पानी की जो टंकी होती थी, ओवरहेड टैंक, उन सबों में जो है ब्लीचिंग पाउडर डलाया जाता था ताकि बैक्टीरिया जीवाणु जो हो मर जाए। बीच बीच में डाला जाता था। ठीक है, अभी आरओ का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हर फैक्ट्री में ये चीज़ होना चाहिए कि जो भी वहाँ के कामगार हैं, कामगार मतलब वर्कर जो भी हैं, उनको शुद्ध पानी मिले और शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो, क्योंकि कैंटीन की भी व्यवस्था रहती है और कैंटीन में भोजन उनको प्रदान किया जाता है। तो भोजन तुरंत का पकाया हो, शुद्ध हो, बासी भोजन न परोसा जाए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाली दूसरी बीमारी जो है वो है टिटनस। टिटनस के बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा। जब कहीं हमें चोट वगैरह लग जाती है तो टिटनस का इंजेक्शन अगर हम नहीं लगवाते हैं तो यह बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में इसका जो जीवाणु होता है वह गंदगी में मिलता है, धूल, गर्दा और या लोहा है, कोई उसमें जंग लगा हुआ है, उन सब चीज़ों से अगर हमें चोट लग रही है तो हमारे ब्लड में जो है बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है इसका, टिटनस का। और इसमें क्या होता है, 7 से 21 दिन में इसके लक्षण आने लगते हैं। लक्षण में क्या क्या होता है? गले में दर्द होने लगता है, निगलने में दिक्कत होने लगती है और मसल्स जकड़ने लगती हैं। गर्दन के पास के मसल जकड़ने लगेगी, गर्दन मोड़ नहीं पाएंगे, सीधा नहीं कर पाएंगे, इस तरह का दिक्कत चालू होगा। फिर इसके बाद जो जबड़ा है, जो हम मुंह खोल के ऐसे बोल रहे हैं, ये जबड़ा जो है लॉक होने लगेगा, फिर बोलना भी बंद हो जाएगा। तो यह गंभीर बीमारी है। अगर शुरू में सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। और इसका बस एक ही इलाज है, वैक्सीन, यानी कि टिटनेस का इंजेक्शन टाइम से ले लिया जाए। छोटे बच्चे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उसी टाइम तुरंत टिटनेस का वैक्सीन उनको दे दिया जाता है। और बड़े लोग हैं तो उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री वगैरह में काम करते समय अक्सर चोट वगैरह लग जाया करती है, तो उस दौरान जो है तुरंत टिटनेस का वैक्सीन लगवाना चाहिए हमको। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरी बीमारी आपकी आती है टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का नाम सब लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुने होंगे। बहुत सारे लोगों को टीबी हुई भी होगी, ठीक हो गई होगी। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है और यह एक संक्रामक बीमारी होती है। और टीबी कई प्रकार की होती है, जैसे ब्रेन टीबी होता है और यूट्रस टीबी होता है, किडनी टीबी होता है। इससे मतलब शरीर के अलग अलग अंगों में टीबी होती है। जो सबसे कॉमन टीबी होती है वह फेफड़ों की टीबी होती है, जनरली यही होता है लोगों को। और टीबी, जिस अंग में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है वह अंग बेकार हो जाता है, धीरे धीरे करके वो अंग खत्म हो जाता है। और टीबी का फिलहाल अब तो उपचार आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और टीबी एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक कहने का मतलब है कि एक से दूसरे में फैलती है। ख़ास तौर से जो फेफड़े वाली टीबी होती है, यही एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। और कैसे होती है? जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो बारीक बूंदें निकलती हैं खांसने या छींकने के दौरान, अगर सामने वाले के ऊपर पड़ जाता है तो उसको भी टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने टिटनेस बताया, तो टिटनेस जो बीमारी है इसका एक नाम और होता है लाकजा। याद रखिएगा आप लोग, लाकजा मतलब कहने का LOCK, लाक हो गया, जा, लाकजा। जा मतलब जबड़ा।
जा मतलब जबड़ा, लाक, जबड़ा लाक हो जाएगा। ठीक है, तो टिटनेस का दूसरा नाम है लाक जा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली अगली बीमारी है प्लेग। नाम सुना होगा इसका भी। एक समय था ये महामारी का रूप ले लिया था 1896 और 1994। 1896 और 1994। 1896 में बहुत ज़्यादा भयानक था। चूहा की वजह से यह बीमारी फैलती है। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो चूहे के साथ चलते हैं। चूहा के काटने की वजह से या फिर चूहे के संपर्क में रहने की वजह से यह बीमारी हो जाती थी और उस समय यह महामारी का रूप ले लिया था 1896 में। और लोगों को इसका उस समय कोई टीका वगैरह नहीं था, तो बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी। जैसे अभी कोविड का बीमारी बहुत भयानक रूप ले लिया था, शुरुआत में टीका नहीं था, काफ़ी समय लगा टीका डेवलप करने में। ऐसे ही प्लेग के केस में हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई। इतिहास पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा। ठीक है, तो इसमें तेज़ बुखार आता है और ठंडी लगती है और जो है लोगों की जान चली जाती थी। फिलहाल अभी टीका इसका उपलब्ध है प्लेग का। और उस समय क्या होता था जब टीका नहीं था, तो बस इसका बचाव सिर्फ एक ही था कि चूहों से दूर रहना। अगर चूहा कहीं गिरा तो वहाँ से भाग लो दूर। घर वर में है चूहा, घर छोड़ के लोग बाहर रह रहे थे, ये कंडीशन थी उस समय। अगली बीमारी है बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिप्थीरिया या गला घोंटू। डिप्थीरिया, इसका वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, उस वैक्सीनेशन कार्ड में दूसरा या तीसरा डोज में शायद लगाया जाता है डिप्थीरिया का इंजेक्शन है डिप्थीरिया का वैक्सीन। और इसे जो देसी बोलचाल की भाषा है उसमें गला घोंटू कहा जाता है। तो जनरली ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। पहले यह भी, जब तक इसका भी वैक्सीन नहीं बना था, इससे भी बहुत सारी मौतें हुआ करती थी, परंतु आज की डेट में लगभग सब ठीक ठाक है। बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू में ही वैक्सीन लगा दिया जाता है डिप्थीरिया का। इसमें जो गला होता है, गले के अगल बगल जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और गला पूरा एकदम चोक हो जाता है। जैसा नाम लिखा ना, गला घोंटू, गला घोंट दे कोई दबा के, बस वही चीज़। तो गले में किनारे किनारे पूरा सूजन हो जाएगा। जो टांसिल रहता है तो टांसिल बढ़ जाएगा, कुल मिला के गला पूरा भर जाएगा। तो आप कोई चीज़ निगल नहीं पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ खा नहीं पाएंगे, गला घोंट करके डेथ हो जाता था पहले। अभी ये सब ठीक है। जानवरों में भी ये गला घोंटू की बीमारी होती है। जो अगला रोग है वह है कुष्ठ रोग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कोढ़ कहा जाता है। यह भी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसका दूसरा नाम है हैंसन रोग। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं, नहीं तो क्लास हम लोगों की बायोलॉजी की हो जाएगी। अगली बीमारी है काली खांसी। काली खांसी में खांसी आएगी और हल्का बुखार रहेगा, और इसके लिए शुरू में ही बच्चे को इसका वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। DTP का टीका लगाया जाता है। तो शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम जो है काली खांसी का टीका, खसरा, चेचक, इन सब के टीके के साथ ही DTP का भी टीका लगा दिया जाता है। तो अगली बीमारी देखिए, निमोनिया। फेफड़ों से संबंधित यह एक बीमारी है। बैक्टीरिया, वायरस और फुंगी के कारण यह बीमारी होती है। बैक्टीरिया, वायरस या फुंगी के कारण यह बीमारी होती है। और इस बीमारी में जो हमारा फेफड़ा होता है, इस फेफड़े में पस भर जाता है। फेफड़े में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनको एल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वियोली। देखिए लिखा हुआ हमने, एल्वियोली। तो ये छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, और इनमें जो है पस भर जाता है और यह इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और इन थैलियों का काम क्या होता है? ये जो है, जो श्वसन क्रिया हम करते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम करती हैं। यह सामान्यतः जो है छोटे बच्चों या बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली बीमारी है,
क्योंकि बड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए बड़ों को कम प्रभावित करती है। तो मुख्यतः यह जानिए कि निमोनिया फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, अभी इसका प्रॉपर इलाज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है और इसमें भी तीव्र ज्वर हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है, हाथ पैर शरीर में पूरा दर्द रहता है। इसका भी इलाज है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जीवाणु से होने वाले लगभग जो मुख्य रोग हैं उन पर हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरस, उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वायरस से होने वाली बीमारियां। तो वायरस से होने वाली बीमारियों का जो मेन बीमारियां होती हैं उनको मैंने लिस्टेड कर दिया है। नंबर 1 रेबीज, नंबर 2 चिकन पॉक्स, नंबर 3 हेपेटाइटिस, नंबर 4 मीजल्स, नंबर 5 इबोला, नंबर 6 पोलियो, नंबर 7 डेंगू। जो मुख्य बीमारियां हैं जो कि वायरस से होती हैं उनको लिस्टेड कर दिया है। एक एक बीमारियों के बारे में बस थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए आपको बताते हुए चलते हैं। पहली बीमारी आपकी रेबीज। रेबीज विषाणु से फैलने वाला रोग है। विषाणु को हिंदी में विषाणु बोला जाता है, अंग्रेजी में वायरस बोला जाता है। तो विषाणु यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। जंगली जानवर कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया इन सब के काटने से होता है। इसके बारे में सबको आप लोग को पता होगा, आप लोग पहले से जागरूक होंगे। और इसका दूसरा नाम, ये जो इम्पोर्टेंट बात बतानी थी यहाँ लिखा है, की पॉइंट्स हमने लिख दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिया। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया मतलब रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। सियार के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तब आप हाइड्रोफोबिया टिक करके आइएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि रेबीज का दूसरा नाम क्या है, तब हाइड्रोफोबिया बताइएगा। लक्षण क्या है? कुत्ते, बिल्ली, सिर दर्द, खराब गला, हल्का बुखार। यानी कि इसके लक्षण है सिर दर्द होगा, गला खराब रहेगा, हल्का बुखार रहेगा और धीरे धीरे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो है इस वायरस से प्रभावित होने लगेगा। फिर हमको पानी और हवा से डर महसूस होने लगेगा, हम पानी के करीब नहीं जाना चाहेंगे, पानी से दूर भागेंगे। कुत्ते जैसे चाट के पानी पीते हैं, ऐसे ही इंसान भी चाट के फिर पानी पिएगा। तो इसका इंजेक्शन है जिसका नाम है एंटी रेबीज इंजेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ परेशानी हुआ है तो उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उसके 3 या 4 डोज जो भी लगती हूँ वो पता करके लगवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी है चिकन पॉक्स। नाम सुना होगा आप लोगों ने, छोटी माता जिसे कहते हैं। शरीर पर लाल छोटे दाने निकल आते हैं, इसी को चेचक या छोटी माता के नाम से जाना जाता है, लिख भी दिया हमने। इसके बाद इसके फैलने का सबसे ज़्यादा मतलब कौन से महीने में फैलता है? तो दिसंबर से फरवरी मंथ के बीच में सबसे ज़्यादा फैलता है। वैसे तो ये पूरे साल भी इसका संक्रमण रह सकता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी के बीच में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। और क्या होता है इसमें? छोटे दाने, फफोलों के साथ खुजली, शरीर पर छोटे दाने हो जाएंगे। दाने जो हैं वो बाद में फफोलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फूट जाएंगे, उसके बाद पूरे शरीर में खुजलाहट होगी और धब्बे जैसा पूरे शरीर में एकदम लाल धब्बे पड़ जाते हैं। और आयुर्वेद में इसका दूसरा नाम है लघु मसूरिका। ठीक है, आयुर्वेद में इसका दूसरा नाम है लघु मसूरिका। और यह संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी का मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह बीमारी है उसके संपर्क में दूसरे व्यक्तियों को नहीं आना चाहिए। और जिस व्यक्ति को यह समस्या परेशानी है उसे सूती कपड़ा पहनाना चाहिए। और जहाँ फफोले वगैरह पड़ गए हैं और माने दाने फूट करके फफोले पड़ गए हैं, वहाँ पर एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह लगा दें। और अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल वगैरह दे दें। यही सब प्रिकॉशन है इसमें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जिसको चेचक हुआ है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहिए, उसके संपर्क में कम से कम रहिए। 3-4 दिन बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है
और इसका जो है वैक्सीन भी है, 2 डोज में वैक्सीन इसका लगता है। वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। और यह लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। लीवर यानी कि हिंदी में बोला जाता है उसको यकृत है। यकृत से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और लीवर का कैंसर हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। और इसके कारण क्या हैं, किस कारण से होता है, तो देखिए लिखा हमने संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, यानी कि अगर जो है किसी व्यक्ति को पहले से हेपेटाइटिस है और उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो यह समस्या हो सकती है। संक्रमित इंजेक्शन के इस्तेमाल से, इंजेक्शन अगर किसी संक्रमित है किसी व्यक्ति में लगा है, उसका इस्तेमाल दोबारा से कर दिया गया तब हेपेटाइटिस हो सकता है। दूषित भोजन और पानी के सेवन से, शराब के अत्यधिक सेवन से, एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से, कुछ विशेष प्रकार के, यहाँ पर हमने लिखा है थोड़ा सा गलत लिख दिया, कुछ विशेष प्रकार के, यहाँ आप समझ जाइए क्या है, दवाइयों के सेवन से। कुछ विशेष दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स से जो है हो जाता है। अगला है टैटू। हाथ वगैरह पर टैटू गुदवाते हैं लोग, तो टैटू क्या है, एक ही नीडल का इस्तेमाल वो जो है एक व्यक्ति पर करता है और उसी नीडल का इस्तेमाल फिर दूसरे व्यक्ति पर कर देता है। तो टैटू गुदवाने से, कान में छेद करवाने से, इसमें क्या होता है, कान में छेद करवाए तो जिस नीडल से कान में छेद हुआ वही नीडल का इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति को कर दिया गया। अगर उसी में कोई संक्रमित व्यक्ति आ गया तो नीडल में तो संक्रमण आ जाएगा, उस नीडल का इस्तेमाल जब दूसरे व्यक्ति पर किया जाएगा तो उसको भी यह संक्रमण हो जाएगा। रेजर के इस्तेमाल से, रेजर दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है। उसके बाद है टूथब्रश, सुई वगैरह कहीं इस्तेमाल करते हैं सिलाई उलाई में या कहीं पर, उसका नेल कटर, तो इन सब से होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो है ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के आदान प्रदान से यह हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और इलाज भी, अगर ये अपनी मतलब एक्यूट कंडीशन में पहुंच गया है तब इलाज बड़ा कठिन हो जाता है, नहीं तो इलाज होकर के ठीक हो जाता है। अगली वायरस से होने वाली बीमारी है मीजल्स, यानी कि खसरा। नाम सुना भी होगा सब लोगों ने, बहुत ही प्रचलित है ये। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन में ही खसरे का टीका लगा दिया जाता है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। मीजल्स यानी कि खसरा, इसके लक्षण क्या हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते जो है त्वचा पर हो जाएंगे, सामान्य से तेज बुखार आना, सूखी खांसी, नाक बहना, गले में खराश बने रहना, आँखों में सूजन, आँखें लाल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी ऐसे। तो ये सब इसके लक्षण हैं। और खसरे का टीका जो है बचपन में ही बच्चे को दे दिया जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी है इबोला। नाम सुना हुआ होगा इसका भी आपने, बीच में कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में आई थी, कोरोना के पहले। इबोला किससे होता है, चमगादड़ के जूठे फल और मलमूत्र से। चमगादड़ के द्वारा खाए गए जूठे फल के सेवन से या उसके मलमूत्र के संपर्क में आने से यह इबोला वायरस फैलता था, ठीक है। इबोला से संक्रमित जानवर के काटने से, यदि किसी जानवर को इबोला है, इबोला बीमारी हो गई है और उसने काट लिया। अगला, इबोला से संक्रमित इंसान के खून, पसीना, उल्टी, मल के संपर्क में। किसी व्यक्ति को इबोला हो गया है तो उसके खून, पसीना, उल्टी, दस्त
इन सब के संपर्क में आने से भी इबोला हो जाता है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका में पहली बार पाया गया है। इबोला वायरस अफ्रीका में पहली बार पाया गया और क्या है, जानवरों के माध्यम से इंसानों में आया है। जानवरों से होकर के इंसानों में आया है। अब आता कैसे, जानवर से इंसान में कैसे आएगा? या तो मांस खाने से आएगा या जानवरों के संपर्क में रहने से आएगा। अच्छा, इसमें लक्षण क्या है इसके? कमजोरी के साथ फ्लू, नाक कान मुंह से खून आना, पेट दर्द के साथ उल्टी, ठीक ना। नाक कान मुंह से जो है खून आ सकता है, पेट दर्द होगा, उल्टी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है इबोला से बचाव क्या है? तो इबोला से संक्रमित व्यक्ति से ना मिलें। जिस व्यक्ति को इबोला है उससे ना मिलें, इससे दूरी बना के रखें। उसके खून लार जो मुंह से निकलता है, लार मल मूत्र के संपर्क से बचें, ठीक है। इन सब चीज़ों के संपर्क से बचें। इबोला वायरस के संक्रमण वाले जानवरों का मांस खाने से बचें। और अगला पॉइंट है, जानवरों के जूठे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। जानवरों द्वारा अगर कोई फल वगैरह हम ले रहे हैं मार्केट से, अगर उस पर लग रहा है कि कोई जानवर ने खाया है उसको थोड़ा सा, तो उस फल का सेवन ना करें। यही इसका बचाव है। वायरस से होने वाली अगली बीमारी है पोलियो। पोलियो के बारे में सब लोग जानते ही होंगे। और पोलियो में अक्सर देखे होंगे कि बच्चे के पैर में पोलियो हो गया है, वह सही से चल नहीं पाता है और उसका पैर जो है पोलियो की वजह से कमज़ोर और पतला हो गया है, ठीक है। तो पोलियो क्या है? पोलियो एक संक्रामक रोग है, मुख्यतः छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को 5 साल से 10 साल 15 साल तक के बच्चों को यह प्रभावित करता है। यह बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर कर देता है, ठीक है। पोलियो मेलाइटिस या बहुतृषा भी कहा जाता है। पोलियो को पोलियो मेलाइटिस या बहुतृषा भी कहा जाता है। इसे पक्षाघात भी कहा जाता है। यह संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। संक्रमित विष्ठा का मतलब, विष्ठा मतलब होता है मल, तो संक्रमित मल यानी कि दूषित मल या दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। इसका वायरस श्वास तंत्र से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, यानी कि श्वसन क्रिया के माध्यम से भी इसका वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को यह गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। OPV क्या लिखा गया? इसका मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो वैक्सीन का नाम है, पोलियो बीमारी में जो वैक्सीन पिलाई जाती है उसे बोला जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2012 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, अर्थात भारत में अब पोलियो नहीं है। और इसके लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कई बार अभियान चलाए गए। डोर टू डोर पोलियो की जो ड्रॉप है, पोलियो की दवाई है, उसे डोर टू डोर जा कर के घर घर छोटे छोटे बच्चों को पिलाई गई। सामूहिक रूप से इसको पिलाने का उद्देश्य यह था कि एक भी बच्चा छूट ना जाए। अगर एक भी बच्चा छूटा तो उससे दूसरे बच्चे में पोलियो आ सकता है। यह एक समय था जब महामारी का रूप ले चुका था, लेकिन वैक्सीन बन जाने के बाद धीरे धीरे करके इस पर नियंत्रण पा लिया गया। भारत तो खैर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, परंतु विश्व के अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज भी पोलियो से लड़ाई लड़ रहे हैं। वायरस के कारण होने वाली अगली बीमारी है डेंगू बुखार। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू मच्छर के काटने से यह होता है। नाक लक्षण में क्या है? नाक या मसूड़ों से खून आना, खून की उल्टी, मल में खून आना और थकान, बेचैनी,
कभी गर्मी कभी ठंडी लगना, ठंडी चिपचिपी त्वचा, स्किन हमारी ठंडी और चिपचिपी महसूस होगी, तेज नाड़ी चलेगी, ये सब इसके लक्षण हैं। और इसका डेंगू का कोई अभी तक एकदम परफेक्ट इलाज नहीं है। लक्षण देख करके डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक और कुछ बुखार की दवा चला करके इसका इलाज करते हैं। कुछ मामलों में सफलता मिल जाती है और कुछ मामलों में सफलता नहीं भी मिलती है। वायरस के कारण होने वाली अगली बीमारी है जीका बुखार। जीका बुखार, जीका वायरस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। देखिए, एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से यह वायरस फैलता है। एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से ये मच्छर दिन और रात में काटते हैं। मच्छर दिन और रात दोनों टाइम में काटते हैं, लेकिन दिन में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह मच्छर गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगली बात है हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, ये सब इसके लक्षण हैं। और सबसे पहले 1947 में युगांडा के बंदरों में इसकी पहचान हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीका बुखार कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या वाला नहीं है। नॉर्मली जो है पैरासीटामॉल वगैरह खा करके, थोड़ी एंटीबायोटिक वगैरह ले करके इसको ठीक कर लिया जाता है। इसमें अमूमन अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम वायरस से होने वाली मैक्सिमम बीमारियां जो मनुष्यों को होती हैं वह सब जानवरों से ही हम में आई हैं। जानवरों का मांस खाने से या फिर जानवरों के संपर्क में रहने से। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जानवरों से दूरी बना के रखें और जानवरों का मांस का अगर सेवन अनिवार्य है तो वह बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा और पकाया हुआ हो। वायरस के कारण होने वाली अगली बीमारी है एड्स। सब लोगों ने नाम सुना होगा। कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह स्वयं कोई बीमारी नहीं है। एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है। एड्स से क्या होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि श्वेत रक्त कणिका, इनका काम होता है शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करना। तो जो एड्स का वायरस होता है ये डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है और डब्ल्यूबीसी को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। और कुछ समय बाद फिर जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है तो हम किसी भी बीमारी के आसानी से शिकार बन जाते हैं। चाहे निमोनिया हुआ, खांसी हुआ, जुखाम हुआ, बुखार हो, कुछ भी हो जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। आगे देखिए इसमें और क्या है। HIV का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं, वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम इसमें लगेगा एड्स के फुल फॉर्म में, ठीक ना। तो एड्स का क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगला पॉइंट है असुरक्षित यौन संबंध। रोगी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाने से, एक ही सिरिंज के बार बार प्रयोग से। मतलब ये सब इसके कारण है कि इस कारण से हो सकता है किसी रोगी व्यक्ति का, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वह दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ा दिया जाए, या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए, या फिर कोई नीडल वगैरह, सुई वगैरह चुभ जाए आपको, जो कि किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य किसी संक्रमित व्यक्ति को पहले से लगी हुई हो। दूसरा पॉइंट है इसके लक्षण 5 से 10 वर्ष बाद उभरते हैं,
ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, सावधानी ही बचाव है। और ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरस से होने वाली अगली बीमारी है गलसुआ। देखे भी होंगे आप लोग बचपन में, अब तो कम होती है। हम लोगों का जब बचपना था तो हमने तो बहुत बार देखा है, बच्चे आते थे स्कूल जो है तो एक तरफ का गाल उनका ऐसे फूला हुआ रहता था, तो इस बीमारी को गलसुआ बोलते हैं। एक तरफ का गाल ऐसे फूला रहेगा, चेहरा जो है थोड़ा सा देखने में फिर अजीब सा लगता है। और इसमें क्या होता है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, जीभ में जो लार ग्रंथियां होती हैं उन सब में सूजन आ जाती है। लार ग्रंथियों में सूजन आने के कारण कोई एक साइड का गाल चाहे इधर का फूल जाता था और उसके बाद दर्द भी महसूस होता था, हल्का बुखार भी आ जाता था। तो देखिए क्या लिखा गया है, गलसुआ, इसको कन्फेड भी कहते हैं और अंग्रेजी में मम्स बोला जाता है, मम्स अंग्रेजी में। और बाकी वैसे बोलचाल की भाषा में गलसुआ या कन्फेड। गाँव में लोग जो है इसको गलसुघना बोलते थे। गलसुघना मतलब गलसुघना हो गया है। आगे देखिए, लार ग्रंथियों में इन्फेक्शन रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा। लार ग्रंथियों में इन्फेक्शन के कारण यह होता है। लार ग्रंथियां जो जीभ में रहती हैं, मुंह में अगल बगल रहती हैं, तो उनमें इन्फेक्शन के कारण होता है। लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और रोग की अवधि 7 से 10 दिन तक, 7 से 10 दिन या 15 दिन तक भी यह रहता है, इस रोग की जो अवधि होती है। आगे है, एक तरफ का गाल सूज जाता है। एक तरफ का गाल सूज जाता है, पहले बता दिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींक, लार, थूकने से फैलता है। तो इसका जो वायरस होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने से, लार से या थूकने से, खांसने से फैलता है। और इसका उपचार क्या है देखिए, गर्म पानी और नमक से धुलाई करना चाहिए। गर्म पानी और नमक से धुलाई करिए और नमक की पोटली बना लीजिए, कपड़े में रख के नमक की छोटी सी पोटली बना के फिर गरम कर करके नमक की पोटली को सेकाई करना चाहिए। एलोवेरा जेल लगाना चाहिए और नमक पानी गुनगुना करके पानी को उसमें नमक डाल के गरारा करने से मुंह में जब जाएगा तो उससे भी हमको राहत मिलती है। और बाकी इसका और कोई परफेक्ट इलाज नहीं, यही सब देसी इलाज है, इन सबसे ठीक हो जाता है। कोई बहुत ही भयानक या जानलेवा बीमारी नहीं है। और भी लिखा है हमने, काली मिर्च पाउडर का लेप लगाना चाहिए। काली मिर्च को पानी में, काली मिर्च का पाउडर बना लीजिए, उसको हल्का सा पानी में मिला करके पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के और जहाँ पर यह इन्फेक्शन संक्रमण हुआ वहाँ पर लगा देना चाहिए। वायरस से होने वाली अगली बीमारी है आपकी जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है JE, क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से यह बीमारी होती है। तो मच्छरों से बचाव तो सर्वप्रथम करना ही चाहिए हम लोगों को। मच्छर जनित बीमारियां बहुत ही प्रकार की हैं। अगर मच्छरों से वाकई पूर्णतया बचाव किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करिए और बाहर निकलते हैं घर के तो पूरे कपड़े पहन के रखिए। अगर फिर भी कोई अंग खुला है तो जो है एक लिक्विड या फिर क्रीम आती है जो कि हाथ या पैर में जहाँ खुला हो वहाँ लगा लीजिए, तो मच्छर जो है उस पर वहाँ पर बैठेंगे ही नहीं उसकी गंध से, उसकी बदबू से। इसके लक्षण क्या हैं? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क के अंदर में स्वेलिंग आ जाएगी, स्पाइनल कार्ड में सूजन आ जाएगी। स्पाइनल कार्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाएगी। ठीक, अब क्या होगा उससे? मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाएगा, हमारा दिमाग जो है वह निष्क्रिय हो जाएगा, हम सोचने समझने लायक नहीं रह जाएंगे। तेज बुखार होगा, शरीर में ऐंठन होगा, बेचैनी होगी। इसके बाद इसका उपचार क्या है? JE का वैक्सीन लगवाना चाहिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका लगवाना चाहिए, इसका यही उपचार है। और JE का वैक्सीन वगैरह सब बच्चों को पहले ही दे दिया जाता है शुरुआत में ही, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मुख्यतया ये जो JE का वायरस है ये सुअर से आया है इंसानों में। सुअर जो
कुछ मच्छर ऐसे होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं आप कि क्यूलेक्स मच्छर सूअर को काटता है और सूअर से फिर यह वायरस जो उस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो मुख्य ओरिजिन जो कह सकते हैं इस जेई वायरस का मुख्य ओरिजिन स्रोत जो है वह है सूअर। अब सूअर से ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तब वायरस से होने वाली अगली बीमारी है चिकनगुनिया। काफ़ी पॉपुलर नाम है, सब लोगों ने सुना होगा। दिल्ली वगैरह में इसका बड़ा प्रकोप था। एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से यह होता है। एडीज इजिप्ट मच्छर, इसके लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आएगा, सर दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, ऐंठन होगी, रेसेज या चकत्ते पड़ जाएंगे, हाथ पैर पे शरीर पे रेसेज या चकत्ते लाल लाल हो जाएंगे, चक्कर आना। ठीक, इसके बाद क्या है, इसका उपचार क्या है कि इसका कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, डॉक्टर ने जो दवाई दिया है वो दवाई लीजिए, घर पर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करिए। और इसमें क्या होता है कि उल्टी वगैरह जैसे हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उसके लिए जो है भरपूर मात्रा में ORS वगैरह डाल करके पानी का सेवन करते रहें और यह ठीक हो जाता है। कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है यदि समय रहते सही तरीके से इलाज किया जाए तो। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली ये भी एक बीमारी है। इसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। फ्लू मतलब बुखार। इसका जो वैज्ञानिक नाम है H1N1, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा का वैज्ञानिक नाम H1N1 है। यह एक सामान्य संक्रामक बुखार है, मतलब ज़्यादा घातक नहीं होता है। पूरे शरीर में दर्द, थकान, पसीना आना, बुखार, भूख न लगना, शरीर में पानी की कमी, सिर दर्द, सांस फूलना, गले में खराश, ये सब इसके लक्षण है। और उपचार में क्या है, आराम और तरल पदार्थ, मतलब आराम करिए और लिक्विड डाइट का ज़्यादा पानी पीजिए, तरल पेय ज़्यादा लीजिए, जूस पीजिए या दलिया खाइए या फिर साबूदाना का बनवा के खाइए। लिक्विड ज़्यादा लेना है और आराम करना है, तो इसमें आराम हो जाएगा। अगर नहीं आराम होता है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वायरस से होने वाली नेक्स्ट बीमारी है बर्ड फ्लू। नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बर्ड फ्लू। जैसा कि नाम है इसका बर्ड फ्लू, यानी कि पक्षियों में होने वाला फ्लू। फ्लू मतलब बुखार, पक्षियों में होने वाला फ्लू बुखार। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, H5N1 वायरस से फैलता है। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1, याद रखिएगा। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन यहाँ लिखा हुआ है, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एवियन का मतलब होता है पक्षी और इन्फ्लुएंजा का मतलब फ्लू। तो भारत में इसे यह तो आम तौर पर बर्ड फ्लू के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। और है आमतौर पर यह पक्षियों में होने वाली बीमारी है, लेकिन इससे इंसान भी प्रभावित हो सकते हैं। यह इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान और पक्षियों की मौत हो जाती है। इससे संक्रमित व्यक्ति या पक्षी से दूर रहना चाहिए, यानी कि इससे संक्रमित व्यक्ति या पक्षी से दूर रहिए या ऐसे एरिया में मत जाइए जहां पर पक्षियों में संक्रमण फैला हो। ऐसे खुले स्थान में या तालाब वगैरह में ऐसी जगह पे स्नान मत करिए जहां पर संक्रमण वाले पक्षी पानी पीते हों या स्नान करते हों। वैसी जगह के तालाब या पोखरा के पानी से मत नहाइए। और उसके बाद है
पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गा वाला जो फार्म होता है, उस फार्म में काम करने वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और लिखा है कच्चा व अधपका मांस का सेवन। तो यहाँ पर आगे हमने लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा। कच्चा व अधपका मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद है इसका इलाज टाइमीफ्लू और रेलेंजा से किया जाता है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और भी बनता है, बर्ड फ्लू की दवाई का नाम बताइए। तो ये टाइमीफ्लू जरा याद रखिएगा, टाइमीफ्लू और दूसरा जो है रेलेंजा, ये दोनों याद रखिएगा। टाइमीफ्लू और रेलेंजा जो है ये बर्ड फ्लू की दवाई हैं। और कुल मिला के हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब अगर मांस वगैरह आप खाते हैं, बर्ड फ्लू फैला है, तो उस टाइम कोशिश करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और अगर खाना ही है तो बहुत साफ़ सुथरा, और पक्षी जो भी जानवर वगैरह का मांस खा रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, कोई किसी तरह से वो बीमार नहीं होना चाहिए। और अच्छी तरह से मांस पका होना चाहिए। और पक्षी, जहाँ पर पक्षी रहते हों उस जगह के वातावरण में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सांस के माध्यम से भी जो है इसका वायरस H5N1 जो है शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो सावधानी ही इसका बचाव है। नेक्स्ट, SARS, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि SARS चमगादड़ से फैलने वाली यह बीमारी है। अब क्या लिखा है, चमगादड़ यानी बैट से फैलने वाली बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से यह दूसरे लोगों में भी हो जाती है। इसके बाद चमगादड़ के द्वारा खाए हुए फल को नहीं खाना चाहिए। चमगादड़ के निवास वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। इसका लक्षण निमोनिया और फ्लू के समान ही होता है। तो इसका लक्षण निमोनिया और फ्लू के समान ही होता है, और इलाज भी उसी तरह से, निमोनिया और फ्लू का जो इलाज होता है वही इलाज इसमें भी चलता है। तो कुल मिला के आपसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बस एक ही बात पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो SARS किसकी वजह से फैलता है, तब आप बताएंगे SARS चमगादड़ की वजह से फैलता है, या SARS का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इतना ही चीज़ें पूछा जाएगा बस। अगली बीमारी है हर्पीस। हर्पीस क्या है, यह एक गंभीर त्वचा रोग है। इसको मैं दिखा दूं आपको एक फ़ोटो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह एक गंभीर त्वचा रोग है। देखिए, ये देखिए चेहरे पर जो है दाने पड़े हैं, उन दानों में पानी भरा हुआ है। फूट जाता है जब, तो पानी अगल बगल फैल जाता है और फिर और दाने हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो यही हर्पीस बीमारी है, और इसका जो वायरस होता है वह वेरिसेला जोस्टर है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ये होता है। जो चिकन पॉक्स बीमारी होती है, जिसे छोटी माता कहा जाता है, वह बीमारी भी वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ही होती है। तो जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स कभी हो चुका है तो उसको यह हर्पीस होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद क्या है, त्वचा पर पानी भरे हुए दाने निकल आते हैं। ठीक है, शरीर के एक ही हिस्से में कई दाने एक साथ निकल आते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसमें दर्द बहुत भयानक होता है। संक्रामक बीमारी का मतलब जो दाने निकल आए हैं ऐसे, अगर वो फूट गए, उनका पानी दूसरे व्यक्ति को लग गया तो उसको भी यह हो सकता है हर्पीस। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं पर ओवर करते हैं। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।